हैं कि आप विधानसभा या फिर आपकी एमसीडी चुनाव में जीतने के बाद वो काम करेंगे आप, या फिर दिल्ली के अंदर जो मॉब लिंचिंग आए दिन हो रही है मुसलमानों के साथ कम से कम उम्र अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप हाल की खाल और सबकी आवाज़ न्यूज़ 2 चैनलों के लिए मैं एक कवरेज करने के लिए आया हूं। एमआईएम दिल्ली के अंदर अगर जानी जाती है या पहचानी जाती है ज़मीनी स्तर पे अगर कोई मेहनत करता है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चेहरा है तो वो है मंजर शोएब साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे साथ हैं फहमी हसन साहब और ये भी जनरल सेक्रेटरी हैं, और गुलफाम अली अध्यक्ष पश्चिमी जिले के, और जिला इंचार्ज चांद चौधरी साहब, एन ए करीमी जिला अध्यक्ष साहब, हमारे वसीम साहब, और तमाम एमआईएम को चाहने वालों के बीच में मैं आया हूं, और हमारे इकबाल साहब वकील एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। तो मैं अब कुछ सवाल ये करना चाहता हूं मंजर शोएब साहब से कि बोलने में और समझाने में बड़े सक्षम है, और बड़ा ही इनकी मैंने तारीफ सुनी है और मैं खुद इनका एक बार चाहने वाला हूं। तो मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि आखिर जिस तरीके से आप लोग समझाते हैं जनता को कि आप एमआईएम की क्या आगे की रणनीति है आपकी, और क्या आप उसमें सक्षम रहेंगे या नहीं, तो आप मुझे बताइए सर कि 2027 के अंदर एमसीडी चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के अंदर, तो आपकी क्या क्या तैयारी है उसमें? में 2027 में हम पूरी मजबूती के साथ दिल्ली में उतर रहे हैं जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमाई साहब और इंचार्ज हमारे दिल्ली के इम्तियाज जलील साहब ने खुला ऐलान किया है कि इस बार हम 100 से ज्यादा सीटों पे उतरेंगे। पिछली बार हमारे पास कम सीटें थी, लेकिन जहां जहां भी हम मजबूत हैं संगठन को लेकर जी जी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हमारी पार्टी दिल्ली के कई कोनों में पहुंच चुकी है। जहां पर पिछली बार पार्टी हमारी नहीं थी, अब लगभग हर कोने में कह सकते हैं आप। साउथ में भी दिल्ली हमारी पार्टी है, पश्चिम में भी हमारी पार्टी है, नॉर्थ में तो हमारा काम पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर बाबरपुर विधानसभा है, हर वार्ड में काम चल रहा है। मुस्तफाबाद के हर वार्ड में काम चल रहा है। तिमारपुर में हर जगह काम चल रहा है। पश्चिमी दिल्ली में हर जगह काम चल रहा है जी। और यहाँ तक कि नरेला तक मैंने कल ही विधानसभा अध्यक्ष नरेला बनाए हैं। इसके अलावा उत्तम नगर में हमारे युवा इंचार्ज हैं, अभी गए थे यहाँ पर बैठे थे, युवा इंचार्ज काम कर रहे हैं। ओखला में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ही कमान संभाले हुए हैं। सीलमपुर में हमारे साथ मोहम्मद अकरम साहब हैं, जो कि वहाँ के इंचार्ज हैं, वो कमान संभाले हुए हैं जी। हम बाबरपुर में और भी दूसरी जगह हैं जो आपको मालूम है। तो मैं आपको बता दूं, कोई जगह ऐसी बची हुई नहीं है जहां पर अब एमआईएम का झंडा बुलंद नहीं हो रहा है। और एमआईएम से बहुत तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब लोग ये जान चुके हैं कि एमआईएम ही एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो हमारी आवाज को मजबूत कर सकती है। बैरिस्टर साहब ही एक ऐसे वाहिद नेता है जो हमारी आवाज मजबूती से उठाते हैं। जितने भी मामलात, मुस्लिम हो या दलित हो, अब से पहले मामलात आपने देखे होंगे कि बैरिस्टर साहब ने बड़ी मजबूती के साथ, चाहे बिहार का कोई केस हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई केस हो, चाहे दिल्ली का कोई मामला हो, एसआईआर पे काम करा रहे हैं बैरिस्टर साहब पूरी दिल्ली के अंदर। एसआईआर में आपकी क्या विशेष तैयारी है पूरी दिल्ली के आवाम के लिए, जो आप हमेशा जो संसद से लेके और विधानसभा और जमीनी स्तर पे आप लोगों को राहत देने की बात करते हो, तो एसआईआर में आपने लोगों को क्या क्या राहत दी? हर वार्ड में हमारा एसआईआर में हमने अपना ऑफिस बनाया है। आप जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये यहाँ भी हर रोज एसआईआर का बोर्ड लगा हुआ है, आप देख रहे हैं जी। जिस वार्ड में भी हमारी टीम है, वहाँ पर हमारे बैरिस्टर साहब ने एक हमें है दिया है, उसके जरिए से हम हर किसी के फॉर्म भरा रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है। हर रोज हम एमआईएम पार्टी अपने दम पर लाखों लोगों के फॉर्म भरा रही है। आपके जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर काम गिनाया जाता है पूरे भारत के अंदर, और अब बिहार का नंबर आता है कि आपकी 5 सीटें हैं एमआईएम की विधानसभा में, जो अख्तर उल ईमान साहब चलाते हैं बिहार में पार्टी को,
तो उस तरीके से, जिस तरीके से वो लोग अपने फील्ड में काम करते हैं, क्या आप विधानसभा या फिर आपकी एमसीडी चुनाव में जीतने के बाद वो काम करेंगे आप, या फिर दिल्ली के अंदर जो मॉब लिंचिंग आए दिन हो रही है मुसलमानों के साथ, कम से कम उम्र के बच्चों को मार दिया जा रहा है, उस पे आप इन दोनों चीजों पे क्या कहेंगे सर? देखिए, अख्तर उल ईमान साहब और उनकी टीम का काम सराहनीय रहा है हमेशा, बिल्कुल, और वो एक तरक्की याफ्ता नेता हैं। उनको हम एमपी देखना चाहते हैं। वो इतनी मेहनत करते हैं अपनी पार्टी के, प्रदेश अध्यक्ष तो वो हैं ही ऑलरेडी, लेकिन इससे भी ऊपर हम उन्हें देखना चाहते हैं। और उन्होंने जो करके दिखाया है, जो दूसरे लोगों को नीचा, दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाया है, तेजस्वी यादव की आंखों में आके डालकर अख्तर उल ईमान संसद में खड़े होकर, उसमें विधानसभा में खड़े होकर बात करते हैं। अच्छा, एक मिनट सर, ये बिहार की आवाम हमेशा ये कहती थी कि आप यहाँ पे हमारे लिए क्या कर लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए क्या कर लेंगे। जब राज्यसभा चुनाव हुए तो वही आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव उसी अख्तर उल ईमान साहब के ऑफिस में जाते हैं, तो इसके बारे में आप जनता से क्या कहेंगे? आप खुद देख लो, जनता देख रही है, समझ रही है, सब कुछ अपनी ताकत को समझ रही है, और ये भी समझ रही है कि हमारी आवाज कौन मजबूत कर रहा है। अब बैरिस्टर साहब के, अभी आपने देखा नजीबाबाद का प्रोग्राम जी, मैं कहता हूँ 2 लाख लोग ना हो, पूरा नजीबाबाद एक किनारे हो गया था। वहां तो भीड़ नहीं संभली, वहां तो रुकी नहीं पाई चाहने वालों की। पूरा नजीबाबाद एक किनारे हो गया था, पूरा मैदान में कोई जगह नहीं थी। मैं खुद उस प्रोग्राम में गया था कि 5-10 बीघा जमीन में, 20 बीघा जमीन में वो ग्राउंड बना हुआ था, और वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। तो अब हालात तो खुद समझ ले अब हम। वहां का एक चीज वायरल हुई, शायद आपको ना पता हो, मैं बता देता हूँ। एक ज़ईफ थे, बुजुर्ग थे, जो ओवैसी साहब को चाहने वाले थे और वो मिलना चाहते थे, तो पुलिस वालों ने रोका, पुलिस वालों ने उनको रोका। फिर आपने, ओवैसी साहब ने देख लिया उनको, बैरिस्टर साहब ने देख के फिर उनको हाथ मिलाया, स्टेज पे बुलाया। और यही एक दूसरा मुस्लिम जाता है 100 लड़ाने के लिए राहुल गांधी के स्टेज पे, तो वहीं का एक कार्यकर्ता उनको बीच में ही जलील करके उतार देता है। तो इसमें क्या कहेंगे आप? एक अच्छे और सच्चे नेता की यही पहचान है। दूसरे पार्टी मुलायम सिंह यादव हो रहे हों या अखिलेश यादव रहे हों, इन्होंने मुसलमानों को क्या दिया है? वही दिया है जो आजम खां को मिला है जी। भाई मुसलमान हैं, तो ये तो धोखा दे रहे हैं पीछे से आपको, आपकी कमर में छुरा घोंप रहे हैं। लेकिन मुसलमान को ये बात समझनी चाहिए कि आज हमारा एक ऐसे उभर कर आ रहा है जो हमारी सच्ची आवाज को उठाता है, हक की बात को करता है, इंसाफ की बात को करता है। हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए और अपने नेता को पहचानना चाहिए। बसपा सपा, यूपी की अगर हम बात करें, बसपा अगर सपा एमआईएम से अलायंस इसलिए नहीं करना चाहती, ये लोगों का मानना है, अलायंस इसलिए नहीं करना चाहती कि जो मुस्लिम वोट का हम जो कब्जा करे पड़े हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं कि बीजेपी रोको, कभी ये रोको, कभी वो रोको। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं अलायंस कर लिया तो ये वोट हमेशा जो है वो एमआईएम की झोली में ही रहेगा। इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, वो लोग करना चाहते हैं, शायद आपको पता नहीं है। अच्छा, हाँ, वो ये इस शर्त पे करना चाहते हैं कि आप यूपी में इलेक्शन मत लड़िए। वो चाहते हैं कि हम उनके लिए सड़क पे खड़े होकर शरबत बेचें, बांटें, एक दूध की दुकान खोल लें और दूध बेचें। अरे भाई, हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम कोई ढोल बजाने थोड़ी आए। हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी, अपनी आवाज को मजबूत भी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपकी बस की नहीं है बीजेपी अब हरानी। बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ एमआईएम पार्टी हरा सकती है, दूसरी कोई पार्टी बता। यूपी के अंदर 34 विधायक मुस्लिम हैं, चुन के गए विधानसभा में, और 5 सांसद हैं दिल्ली के अंदर बैठते हैं, और यूपी के अंदर 34 बैठते हैं। आज तक तो हम लोगों ने या हमारी जनता ने या हम लोग जो भी है आम आदमी, हमने तो कभी सुना नहीं कि उन्होंने मुसलमानों की आवाज उठाई हो, आवाज, क्योंकि मुसलमानों की सबसे ज्यादा बर्बरता यूपी के अंदर हो रही है। कभी दरगाहें शहीद करी जा रही है, कभी मस्जिद शहीद करी जा रही है, कभी मदरसे पे ताले लग रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहें? वो कभी आपकी आवाज को उठाने नहीं देते, क्योंकि वो पहली शर्त उनकी ये होती है कि जो भी हमारे पास टिकट लेके आएगा, जीतेगा, वो अपने मुंह पे पट्टी बांधेगा। और हमारे एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, 300 सांसदों के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। कोई मुद्दा हिंदुस्तान का ऐसा नहीं बचा होगा जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संसद में खड़े होकर न उठाया हो। कोई आप बताओ, कोई
किसी के साथ भी जुल्म हुआ हो, चाहे वो किसी बिरादरी का भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रहा हो, उसकी आवाज को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मजबूत न किया हो। आप बताओ। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने अभी हाल ही एक इंटरव्यू में ये कहा था कि आपसे देश की जब रक्षा नहीं करी जाती तो ओवैसी साहब को रक्षा मंत्री क्यों नहीं बना दिया जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं तो कहता हूँ ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री बनाओ, फिर देश के हालात देखो। ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं लगभग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। अगर ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो पाकिस्तान को भी इसमें मिला लेंगे, भी इसी में मिला लेंगे, और बांग्लादेश को भी इसी में मिला लेंगे। नेपाल तो मिला हुआ ही है। आप बैरिस्टर साहब को एक बार प्रधानमंत्री बनाकर तो देखो जीडीपी ऊपर चली जाएगी, देश हर मामले में तरक्की करेगा, सोना गिर जाएगा, सोने का रेट डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, रुपया तरक्की करेगा, डॉलर कमजोर हो जाएगा। आप एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री बनाकर देखो, देश की रक्षा भी होगी और पाकिस्तान की को ये पता भी चल जाएगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान उसके मुकाबले में खड़ा है। जैसे ओवैसी साहब ये कहते हैं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं नेता बनाता हूं, हमारे बीच उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया एमआईएम की प्रदेश कमेटी टीम ने, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्हें हमारे चैनलों के लिए दिया। आप बाल की खाल और सबकी आवाज न्यूज के लिए लाइव और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।